नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ कपिल चौधरी। आज हादसों की हकीकत जो कहानी है, इसमें आपको एक ऐसी घटना के बारे में हम लोग बताएंगे जिसमें एक अय्याश मालिक और एक आदमखोर नौकर, ये पूरी घटना उन्हीं दोनों पर आधारित है। दरअसल बच्चे गायब होना या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, पुलिस उस मामलों को कई बार लेती है हल्के में। जैसा कि इस प्रोग्राम का नाम ही है हादसों की हकीकत। तो जब कोई घटना होती है या होने वाली होती है तो उसका आभास या उस समय की जो ये कहें कि थोड़ा सा आभास हो जाता है, तो उन चीज़ों को बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। क्योंकि आज का जो समय है ये भागदौड़ वाला समय है, लोगों के पास समय नहीं है अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए। बस ज़िंदगी अब ये कहे कि भागदौड़ में ही गुजर जा रही है। ये बात जो घटना है इसके बारे में जिसमें जिक्र मैं करना चाह रहा हूँ आज आप लोगों से, गौतम बुद्ध नगर में नोएडा एक सिटी है, दिल्ली एनसीआर से लगा हुआ, सब लोग आप जानते भी होंगे। नोएडा में एक छोटा सा गांव है बहुत कम आबादी वाला, जिसका नाम निठारी है। निठारी गांव का नाम 2007 में सब लोगों की ज़बान पे आया था, क्योंकि यहाँ पर एक इतनी बड़ी घटना हो गई थी कि पूरा सिस्टम हिल गया था। एक आदमखोर की कहानी, एक आदमखोर जो एक घर में रह रहा है, आसपास में बहुत सारे लोग वहाँ रह रहे हैं, और उन्हीं के बीच में एक आदमखोर रह रहा है जो इंसानों को काटकर, उनको पकाकर और उनको खाने वाला आदमखोर, इंसान के रूप में। तो निठारी की ये घटना है। ये घटना 2006 करीब जनवरी से बच्चे गायब होने स्टार्ट हुए। गरीबों के बच्चे, कोई किसी के घर में काम करने वाली, झाड़ू पोछा करने वाली महिला, उनका बच्चा, या किसी ऑटो ड्राइवर का बच्चा। तो इस तरह से गरीब बच्चे लगभग एक साल में 12 ये मान लीजिए 20-25 बच्चे जो है लगभग गायब हो चुके थे वहाँ, करीब 1.5 से 2 दर्जन बच्चे। पुलिस ने शुरू में मामले की गंभीरता को समझा नहीं, क्योंकि गरीब घर के बच्चे थे। पुलिस के पास लोग जाते थे, पुलिस वाले जो है उन्हें बोल देते कि भाई तुम्हारा बच्चा कहीं चला गया होगा, घूम फिर के आ जाएगा, फिर आप रिपोर्ट लिखाओगे, उसके बाद में फिर रिपोर्ट वापस लोगे जब बच्चा आ जाएगा, कि 2-4 दिन का वेट कर लीजिए। तो इसी तरह से समय गुजरता चला गया। ये जनवरी 2006 से, और बच्चे जब गायब होने स्टार्ट हुए तो इसी तरह से समय गुजरता हुआ चला गया। पहले एक बच्चा, फिर दूसरा बच्चा, फिर तीसरा बच्चा। तो बच्चों की संख्या महीने में, 15 दिन में बढ़ने लगी इसी तरह से। तो उसमें एक, जब ये मामला पुलिस के सामने आने लगा तो करीब 7 मई को पायल नाम की एक लड़की, जिसकी उम्र करीब 15 साल थी, और नंदलाल उनके पिताजी हैं, पिताजी का नाम है, नोएडा सेक्टर 31 D5 के पास से गायब हुई, और उसके बाद में उसका कुछ पता नहीं चला। नंदलाल पुलिस के पास पहुंचते हैं रिपोर्ट लिखाने के लिए। तो पुलिस वालों का भी कहना था कि आपकी जो बच्ची है वो किसी दोस्त के साथ चली गई होगी, आ जाएगी 2-4 दिन में। तो इसी तरह की बातें जैसे और लोगों को बोली थी, इस तरह से चलती रही बातें। अब नंदलाल कहाँ चुप होने वाले थे, क्योंकि उनकी बेटी गायब हुई थी, और बेटी का घर से चला जाना तो एक माँ बाप के लिए बहुत बड़ी जो है बात हो जाती है, कि एक बच्ची चली गई है तो उसको ढूंढना तो पड़ेगा। तो जगह जगह उन्होंने बात की, कहाँ से गायब हुई, क्या हुआ। पुलिस के पास भी गए, पुलिस ने भी उनकी जो है बात अनसुनी कर दी कि भाई ठीक है, देखा जाएगा। तो इस तरह से उनकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई। उसके बाद में उन्होंने किसी वकील से बात करी, और वकील से वहाँ जो कोर्ट है, कोर्ट से आदेश कराया नोएडा संबंधित थाने को कि आप इसके मामले की जो है दर्ज कीजिए, और उसकी जो है जांच कीजिए, इनकी बच्ची को ढूंढवाने में मदद कीजिए, क्योंकि और भी बच्चे गायब हुए थे। अब पुलिस के पास में जो कोर्ट का आदेश आता है तो पुलिस को मामला दर्ज करना था। अच्छा, उसमें मामला क्या दर्ज किया जाए, किसके खिलाफ दर्ज किया जाए, ये भी पुलिस के सामने बात थी। तो तब नंदलाल ने पुलिस के सामने जो कुछ सबूत रखे कि उनकी बच्ची एक रिक्शा से घर से गई थी, और निठारी सेक्टर 31 D5 के पास से गायब है, वहाँ से नहीं मिली है। तो नंदलाल ने उस रिक्शे वाले को भी ढूंढा, उससे भी पूछा भी कहाँ छोड़ा था तुमने पायल को।
तो उसने भी बताया कि मैंने यहाँ D5 के बाहर छोड़ा था और वो ये बोल के गई थी कि मैं पैसे देती हूँ, अंदर जा रही हूँ, अंदर से पैसे मैं अभी आपको देती हूँ। उसके बाद ना वो अंदर से बाहर आई और रिक्शा वाला क्योंकि पैसे लेने थे उसको इंतजार करता रहा बाहर ही। रिक्शा वाले ने जाकर जो ये कोठी थी इसका जो है बटन दबाया, जा करके बेल बजाई। एक शख्स अंदर से आया, उससे पूछा कि भाई वो मैडम एक लड़की आई थी, उनका जो है पैसे लेने थे। तो उसने अंदर से बोल दिया कि वो तो चली गई, तभी चली गई थी। तो रिक्शा वाला बोला कि नहीं, मैं बाहर ही इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि उसको पैसे लेने थे। अब रिक्शा वाला जब बाहर खड़ा है तो टकटकी लगा ही देख रहा था कि कब आए और कब मुझको पैसा दिया जाए। तो काफ़ी देर उनकी बात हुई, उसने बोल दिया कि नहीं वो यहाँ से चली गई है, तभी चली गई थी। तो रिक्शा वाले ने कई बार उससे बोला कि मैं बाहर ही खड़ा हूँ, चली कहाँ से गई, मैं बाहर ही खड़ा हूँ। तो इस तरह से ये पूरा वाक़या हुआ। अब नंदलाल को उसने ये बात बताई। अब D5 जो थी, कोठी जो थी, उसके बारे में पुलिस को बताया। पुलिस इस मामले को देख रही थी क्योंकि जिसका वो कोठी थी पंजाब का बड़ा बिजनेसमैन था, रसूखदार आदमी था, पुलिस से यारी दोस्ती थी क्योंकि कई बार पुलिस वाले भी वहाँ पार्टी और या शराब वराब इस तरह के सेवन के लिए जाते थे। तो पुलिस ने भी इतना जो है ज़्यादा गंभीरता से लिया नहीं इस मामले को, लेकिन मामला दर्ज करने वाली बात थी। अब पुलिस की भी यारी दोस्ती थी तो पुलिस ने ये मामला दर्ज किया। दर्ज करने के बाद में 1 जनवरी 2007 को वहाँ से जो है, अच्छा उससे पहले कि आपको बात बता दूं, तो मामला दर्ज हुआ। दर्ज होने के बाद में जो और बच्चे गायब थे उनके भी घर वाले पुलिस पर दबाव बनाने लगे। पुलिस पर भी एक प्रेशर बन गया कि इतने सारे बच्चे जो है गायब हुए हैं, आखिर वो गए कहाँ हैं, अब तक लौटे नहीं हैं। तो पुलिस ने भी इसको थोड़ा सा गंभीरता से लेना स्टार्ट किया। पुलिस ने भी सोचा कि देखा जाए कि इन्वेस्टिगेशन किया जाए। तो पुलिस ने 1 जनवरी 2007 को सुरेंद्र कोहली, आपने नाम सुना होगा और अखबारों में हेडलाइन के रूप में अब भी आता है कभी कभी ये नाम। और जो कोठी थे उसके मालिक थे मनिंदर सिंह पंडेर। उन दोनों को वहाँ से उठाया और पूछताछ के लिए पुलिस उन्हें लेके गई। 2 दिन 3 दिन पूछताछ चलती रही, किसी ने मुंह नहीं खोला। बस पुलिस को बहकाने की कोशिश की, ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सब चलती रही। पुलिस ने कोठी की तलाशी ली भी, कोठी की तलाशी में भी उसमें जो है पुलिस को कुछ ज़्यादा मिल नहीं पाया। अच्छा, इसमें पुलिस ने जो उन दोनों को जब उठाया था, लोगों को गुस्सा भी था, लोग प्रदर्शन कर रहे थे लगातार, और पुलिस ने एक ऐसी सेफ जगह इनको रखा था, उसमें पुलिस ने प्रोटेक्शन भी दी थी इन्हें कि लोगों का गुस्सा था कहीं ये लोगों के हाथ लग गए तो ऐसा ना हो कि लोग इन्हें मार दें। तो एक गुप्त जगह इन्हें रखा गया था जहाँ इनसे पूछताछ चल रही थी। तो पुलिस ने भी वहाँ थोड़ा सा अपना खेल किया कि उनको मनिंदर सिंह पंडेर से बात की कि कोहली ने ये बता दिया, कोहली से बात की कि मनिंदर सिंह पंडेर ने ये बता दिया है। तो धीरे धीरे बात चलती रही। तो यहाँ पर जो मनिंदर सिंह पंडेर हैं उन्होंने पुलिस को बताया कि अच्छा कभी कभी आते थे, महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में अपनी कोठी पे, और यहाँ 1-2 दिन रुक करके फिर जो है चले जाते थे ये अपना। तो उन्होंने पुलिस को बताया और पुलिस ने उनके मोबाइल की भी जब जांच की तो उसमें कुछ उनके दलालों के नंबर मिले जो लड़कियां सप्लाई करने का काम करते हैं। तो मनिंदर सिंह पंडेर आते थे यहाँ, दलाल से लड़की को बुलाते थे और अपना अय्याशी करते थे, शराब पीते थे और उसके बाद में चले जाते थे। तो पुलिस को उन्होंने ये बात बताई और पुलिस से कहा कि भाई मेरा ये जो केस आप बता रहे हैं, जिसके बारे में जानकारी पुलिस कर रही थी, कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे इस चीज़ के बारे में पता है। तो इसके बाद में फिर जो सुरेंद्र कोहली है उससे पूछताछ की पुलिस ने। तो धीरे धीरे उसने खुलना स्टार्ट किया और एक दिन पुलिस वालों को ये बात बताई। और उस दिन जहाँ तक मुझे याद है, जब पूछताछ कोहली से हो रही थी तो उस दिन उस कमरे में 4 पुलिसकर्मी थे, एक जो मेन आईओ थे इस केस के, और उनके साथ और 2-3 जो पुलिसकर्मी थे। तो जब उन्होंने पुलिसकर्मियों ने जब कोहली से पूछताछ की तो पूछताछ करने के बाद वो उसे वहीं छोड़ के, जब उसने कोई बात उनको बताई तो उसको वहीं छोड़ के वो थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर चले गए। और 2 पुलिसकर्मियों को तो वहाँ उल्टी भी लगी थी। उन्होंने ये बात पूरी अपने अधिकारियों को बताई। अधिकारी वहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया, वहाँ पहुँचे तो जो आईओ थे उनका ये कहना था कि भाई मैं इससे पूछताछ नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मामला ही इस तरह का था। उसने बताया कि एक बार जब
मनिंदर सिंह पंडेर वहाँ पहुँचे थे अपने कोठी पे, तो जिस दलाल से वो लड़कियाँ मंगाते थे उस दिन दलाल ने उनको लड़की वो सप्लाई नहीं की, कॉल गर्ल उसको भेजा नहीं उसने, कुछ कारण रहे होंगे। तो अब इनकी बेचैनी बढ़ी। इन्होंने जब पहली बार सुंदर कोहली से बोला तो वो पास से ही कहीं से किसी लड़के को अरेंज करके ला के इनको दिया, और दे करके फिर वो अपना कमरे में शराब में और अपना अय्याशियों में मशगूल हो गए। तो कोहली ने बताया कि जब वो शराब पीते थे और इस तरह का काम करते तो जो दरवाजे की झिर्रियाँ होती हैं वहाँ से, जहाँ से कोई ऐसा हल्का सा कोई ऐसा छेद या झिर्री कोई अंदर कमरे का देखने को मिल जाए कि क्या होता है कैसे होता है, तो पूरा मामला देखता था वहाँ, पूरी अंदर की स्टोरी उसने पुलिस को बताई। उस दिन भी यही हुआ, उसने देखा। उसके बाद में सुबह मनिंदर सिंह पंडेर को कहीं जाना था, वो सुबह जल्दी निकल गए, वो लड़की वहीं थी, तो पंडेर उसे बोल के गए थे कोहली से कि इसको ऑटो करा देना, ये चली जाएगी। तो अब उस घर में उस दिन उस कोठी में उस समय उनका नौकर और वो लड़की मौजूद थे। उसने जा कर के लड़की से अपनी इच्छा बताई कि भाई मैं भी आपको पैसे देना चाहता हूँ। तो लड़की ने उसको कुछ इस तरह से कमेंट कर दिया कि उसको वो बात बहुत बुरी लगी, मर्दानगी को लेकर के कुछ इस तरह से उसने कमेंट किया था। तो उसका गुस्सा इतना आया और उस लड़की का गला दबाकर उसकी वहाँ हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वो बाथरूम में ले गया उसकी डेड बॉडी को खींच के, डेड बॉडी के साथ में उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। उसके बाद उसकी टांगें काट के अलग कर दी, सर काट के अलग कर दिया, और जो ये बीच का जो पोर्शन होता है, जैसा कि उसने बताया था कि उसमें से दिल या अंदर के कुछ जो पार्ट्स हैं उनको निकाल करके किचन में ले जाके किचन में उनको पकाया, फिर उनको खाया उसने। जब ये बात पुलिसकर्मियों को पता चली तो पुलिसकर्मियों के जो होश हैं वो उड़ गए, और कोहली को देखने का जो नज़रिया है वो पूरी तरह से चेंज हो गया पुलिसकर्मियों का, क्योंकि इस तरह का एक आदमखोर सामने बैठा हुआ है। और आप ये मान लीजिए कि अगर हम लोगों को ही पता चल जाए कि हमारे आसपास में कोई इस तरह का आदमखोर रहता है इंसानी रूप में, कि वो बच्चों का शिकार करके खाता है उनको पका के, तो हमारा दिमाग भी कुछ देर के लिए छन्न हो जाएगा और दिमाग काम करना बंद कर देगा, या उसके लिए हमारी सोच ही अलग हो जाएगी। तो हमारे ही बीच में रहने वाला कोई ऐसा व्यक्ति जो इस तरह की घटना करता है, पहले हम उसके बारे में कुछ और सोचते हैं, फिर अचानक से जब हमको पता चले कि ये इस काम में लिप्त है या इस तरह का नेचर है इसका या इस तरह का ये सोच रखता है, तो उसके लिए हमारी जो है सोच है वो एकदम बदल जाएगी। तो यही कोहली को देख करके पुलिसकर्मियों के लिए हुआ। पुलिसकर्मियों ने देखा, उसको बड़ी ध्यान से देखा, उसकी आंखें काला उसका रंग था, बड़ा मासूम सा चेहरा, बताया जाता है कि मासूम चेहरा था उसका, और इस तरह के जो वो काम कर रहा था तो कहीं ना कहीं उसको बहुत देर तक टकटकी लगा के पुलिस वाले देखते रहे। उसके बाद में फिर उसने एक पॉलीथीन ली, पॉलीथीन में उसका सर और जो भी हिस्सा था बचा हुआ था वो उसमें डाला और ऊपर गया छत से, फिर उसको नीचे फेंक दिया। अच्छा, इससे पहले कहानी के पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि पुलिस के सामने उन्होंने किस तरह से राज उगला, क्योंकि वहाँ जब पुलिस उनको उठा के पूछताछ कर रही थी, दूसरी तरफ उनकी कोठी की तलाशी ले रही थी, कुछ ऐसा मिला नहीं पुलिस को। तो फिर एक शख्स थे, उन्होंने पीछे की तरफ जहाँ वो कोठी थी उस कोठी के पीछे जस्ट पीछे एक बड़ा नाला था। जैसे मान लीजिए कि इतनी जगह में कोठी का एरिया है और उसके जस्ट पीछे जो नाला था उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया। अब एक शख्स ने वहाँ देखा कि कुछ पॉलीथीन के पैकेट पड़े हुए हैं बिल्कुल उस कोठी के जस्ट पीछे नाले में। तो उसने आसपास के लोगों को बताया, जो वहाँ पुलिस थे उनको बताया कि ये इतने सारे पैकेट पड़े हुए हैं। तो पुलिसकर्मियों ने बोला भी निकलवाइए इनको, तो एक डंडा मंगाया गया, तो उसके सहारे से एक पॉलीथीन बाहर निकाली गई। पॉलीथीन जब खोली गई तो वहाँ जितने भी लोग थे सबके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उस पॉलीथीन में हाथ पैर कटे हुए और ये सर जो होता है ये हिस्सा था पॉलीथीन में उसमें, क्योंकि पानी में पड़ी हुई थी और काफ़ी दिन से, अब कितने दिन से पड़ी हुई थी तो इंसानी हाथ पैर देख के ही पता चल जाता है, तो वो सब था उसमें। और भी पैकेट पड़े हुए थे। फिर सफाई कर्मियों को बुलाया, धीरे धीरे वो पैकेट निकलवाए गए।
पहली खेप में करीब 40 पॉलीथीन वहाँ से मिली थी। ज़्यादा बड़ी नहीं थी, इतना ऐसा कोई साइज़ रहा होगा उनका, क्योंकि उसमें हाथ पैर और सर रखा गया था। तो उसको निकाला गया। अब इतना बड़ा ये मामला वहाँ पर आ गया तो मीडिया भी वहाँ बड़ी संख्या में पहुँची, वो भी बहन लगी, वहाँ से लाइव चलने लगे। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि मानव के जो अंग हैं उनकी तस्करी यहाँ करते होंगे ये लोग। अब उसमें भी बात ये आई कि क्योंकि करीब 2 से 3 साल पहले वहाँ पर एक ऐसे डॉक्टर भी पकड़े गए थे जो मानव के अंगों की तस्करी किया करते थे। अब चूँकि वो प्रोफेशनल था नहीं, इतना हिस्सा, गर्दन से नीचे का हिस्सा और यहाँ तक का हिस्सा वो यूज़ करता था, क्या करता था उसका, और बाकी वो सर को और नीचे से फेंक देता था। अब ये बात आई कि एक्सपर्ट है नहीं, क्योंकि दिल है उसको करीब 45 मिनट चाहिए होते हैं, आँखें हैं उनको 6 घंटे चाहिए होते हैं अगर किसी को ट्रांसप्लांट भी करना है। तो इस तरह का जो पूरा मामला था, तरह तरह की बातें होने लगी। लेकिन जब तक किसी को ये नहीं पता था कि यहाँ पर एक आदमखोर रहता है जो इंसान के शरीर को यहाँ से अंदर से निकाल के खाता है पका के। जब सुरेंद्र कोहली ने, अब क्योंकि डेड बॉडियाँ मिलनी, हाथ पैर मिलने, सर मिलने, हिस्सा मिलना स्टार्ट हो गया, तो अब उसको भी खुलना पड़ा, पुलिस को बताना पड़ा। पुलिस ने अपने तरीके से भी उससे पूछताछ की, तब वो पुलिस के सामने खुल गया। तो जब उसने पुलिस को बताना स्टार्ट किया, फिर उसने बताया कि बाहर वो घूमता था, एक बच्ची थी, कोई छोटी बच्ची खेल रही होगी वहाँ D5 के आसपास में ही, तो उन बच्चों का शिकार करता था। क्योंकि गरीब बच्चे होते थे, टॉफ़ी देने के बहाने बुलाता था, टॉफ़ी लेके घूमता था बाहर। तो एक बच्ची को भी उसने टॉफ़ी दी। अब जैसे छोटी बच्ची थी, अमूमन बोल देते अंकल और दे दो, तो उसने बोला ठीक है आ जाओ, घर के अंदर देता हूँ। उसके अंदर ले जाके गला घोंट के उसकी हत्या कर दी। और उसके बाद में जो उसकी डेड बॉडी है उसके साथ भी उसने जो है ज़बरदस्ती या कुकर्म करने की कोशिश की। उसके बाद में फिर उसका सर अलग कर दिया, हाथ पैर अलग, और ये हिस्सा जो है उसका पका के खाने लगा। तो इस तरह की बात उसने पुलिस के सामने रखी। लोगों को पता चलने लगा, लोगों का गुस्सा और बढ़ गया उसके लिए। और दूसरी तरफ मनिंदर सिंह पंडेर जो उसके मालिक थे, उनका कहना था कि मेरा इन मामलों से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मुझे इनके बारे में पता है, और ना मैं किसी बच्चे की हत्या या किसी बच्चे के साथ दुष्कर्म या इस तरह की घटना में, इस तरह का इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मनिंदर सिंह पंडेर का ये कहना था। और पुलिस ने दोनों को अरेस्ट किया। अब बात आई जो लड़की पायल गायब हुई थी उसकी। जब पुलिस ने वहाँ दोबारा तलाशी ली तो वहाँ से एक पुलिस को मोबाइल मिला, और मोबाइल वो उसी लड़की का था, पायल का, क्योंकि पायल का मोबाइल था। अब मोबाइल का वहाँ मिलना, लड़की वहीं से गायब हुई है, तो ये सब तमाम तरह की चीज़ें जब पुलिस ने उनसे बात की, कोहली से बात की, मनिंदर सिंह पंडेर से बात की, तो कोहली ने फिर उन चीज़ों को अपना एक्सेप्ट कर लिया। पुलिस उससे पूछताछ करती थी कि भाई क्या करते थे तुम, इनका कैसे होता था, क्या सोचते थे, इतने क्रूर कैसे हो सकते हो तुम। तो उसने पुलिस से बस ऐसे ही कह देता था कि हो गया, अब क्या कर सकते हैं, हो गया। तो बाद में आके उसने पुलिस को बोला कि मुझे मार दो, मुझे फांसी दे दो, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। तो अब ये अंदाज़ा लगाइए कि इतनी बड़ी घटना को वो अंजाम दे जाता और उसके मन में जरा सी भी शिकस्त या जरा सा भी इस तरह का कोई वो मतलब नहीं था। उसकी फैमिली थी, फैमिली में उसके कोहली के 2 बच्चे, उसकी वाइफ अल्मोड़ा में रहते थे, और वो नौकरी की तलाश में आया था, दिल्ली आया था। फिर वो किसी कर्नल के यहाँ पे खाना बनाने का काम करने लगा। बताया जाता कि खाना बहुत अच्छा बनाता था वो। अब कर्नल से इसकी मनिंदर सिंह पंडेर की यारी दोस्ती थी, उनकी उठा बैठ थी, तो उसने एक चाहिए था उनको भी एक भरोसेमंद आदमी की जो इनके जब ये कोठी में ना हो तो उसकी कोठी की देखभाल कर ले, साफ़ सफाई कर ले। तो उन्होंने इसका कोहली का जिक्र किया, तो कोहली को अपने घर ले आया। तब से ये काम चलता रहा, ये सिलसिला जारी रहा। अच्छा, उसने पुलिस को एक चीज़ और बताई कि जब मनिंदर सिंह पंडेर आता था, लड़की बुलाता था और वो दराज से या कोई ऐसा कोई सुराख हो जहाँ से वो अंदर का नज़ारा देखता था, तो उसके मन में बहुत सारी चीज़ें आती थी उस समय। और पहले तो वो इंसान ठीक रहा होगा, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें उसके सामने आती थी, उसके अंदर का फिर शैतान जाग गया। और शैतान अगर किसी इंसान के अंदर जाग जाए, कब जाग जाए, क्योंकि उसे गलत सही का कोई अंदाज़ा नहीं होता है। आप ये कहानी अगर सुन रहे हैं तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम इस समय उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, कोहली के बारे में। लेकिन उसके दिमाग में जो शैतान जागा
उसने बच्चों की हत्याएं करना स्टार्ट कर दिया, हत्या करके सर अलग कर देना, धड़ अलग कर देना। तो मतलब ये मान लीजिए छोटे बच्चे की क्या कसूर, उसमें मतलब ज़रा भी तरस नहीं आया उसको, इतना वो क्रूर हो चुका था। अब पुलिस ने वहाँ से जो पॉलीथीन बरामद की, करीब 17 जो सर थे उनके हिसाब से 17 बच्चे गायब हुए होंगे, तो 17 वो चीज़ें बरामद की पॉलीथीन में। 17 केस थे, करीब 12-13 केसों पे जो है इन्वेस्टिगेशन हुई और 12-13 केसों में ही सभी में उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई। सुरेंद्र कोहली को भी फांसी की सज़ा सुनाई गई और मनिंदर सिंह पंडेर को भी। मनिंदर सिंह पंडेर ने फिर हाई कोर्ट में याचिका लगा करके अब उसकी बेल हो गई थी। अब वो खैर गुमनामे की ज़िंदगी जी रहा है। लास्ट बार उसको चंडीगढ़ में कोई मकान था वहाँ देखा गया था और उसके बाद में उसका अब तक कोई पता नहीं है। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, क्योंकि अगर मैं फैक्ट की बात करूं तो डासना जेल में ये बंद था, फैसला आ चुका था, फांसी होनी थी और एक दिन इसके डेथ वारंट पे भी सिग्नेचर हो गया। डेथ वारंट पे सिग्नेचर होने का मतलब ये होता है कि फांसी बिल्कुल तय हो चुकी है, डेट भी आ गई। अब उसको एक दिन डासना जेल से मेरठ के लिए शिफ्ट किया जाने लगा, क्योंकि मेरठ में जो जेल थी फांसी देने के पर्याप्त साधन वहाँ उपलब्ध थे, पूरी तैयारी हो चुकी थी। जो वहाँ जल्लाद था, जल्लाद ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। अब इसको गाड़ी से वहाँ के लिए भेजा जाने लगा। तो खबर मीडिया में आई, खबर चली। खबर चलने के बाद में जो सुप्रीम कोर्ट है 4 सितंबर को इसको जो है ले जाया जा रहा था मेरठ और 12 सितंबर 2014 से इसे पहले फांसी होनी थी। डासना से मेरठ का रास्ता जो है करीब 1 से 1.5 घंटे के बीच का है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, सुप्रीम कोर्ट में रजिस्ट्रार के पास पहुँचे। रात को इसमें फैसला सुनाया गया। कुछ वकील थे और उन्होंने जो है याचिका डाली कि भाई अभी इसका जो है मामला चल रहा है, अभी पूरी तरह से मामला फैसला आया नहीं है, कुछ केस अभी चल ही रहे हैं, उस पर फैसला नहीं आया अभी, और अभी इसको फांसी ना दी जाए क्योंकि इसको अपने बचाव के लिए अभी जो है टाइम ज़रूर चाहिए इसको। तो इस तरह से याचिका डाली गई। फिर फैसला रात को करीब 1 बजे तक आया कि इसकी फांसी रोक दी जाए। अब होता क्या है कि जो हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का इस तरह से जो आदेश आता है उसकी कॉपी बाई डाक जानी होती है। ऐसे किसी के हाथ में नहीं देते कि फैसले की कॉपी आप लेके चले जाइए। जानी थी, वहाँ कब तक पहुँचे, क्योंकि हो सकता है सुबह 5 साढ़े 5 बजे उसको फांसी दे दी जाए। रात का 1 बजे का समय अगर कोई लेके भी वहाँ से चले तो उसको भी समय लग सकता है, ट्रैफिक या रास्ते में 1000 तरह की दिक्कतें हैं। तो वहाँ फैक्स किया गया और फिर ये कहा गया कि वहाँ कोई मतलब किसी तरह से उसको लेटर को पहुँचाया जाएगा। पहले फैक्स भेजा गया जेलर के पास में, फांसी रोक दी जाए, फांसी रोक दी गई। 12 सितंबर से पहले इसको फांसी होनी थी। 12 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली की फांसी पर 29 अक्टूबर तक रोक लगा दी। इसके मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ। 28 अक्टूबर 2014 को सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार किया। जो उसकी याचिका डाली गई थी उस पर पुनर्विचार किया। 2014 में राष्ट्रपति ने भी दया याचिका इसकी खारिज कर दी थी कोहली की। 28 जनवरी 2015 हत्या के मामले में कोहली की फांसी की सजा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया। आज भी जो कोहली है वो जेल में बंद है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई इंसान हमारे ही आपके बीच में रहने वाला और हमें उसके बारे में पता चले कि ये आदमखोर है, तो उसके बारे में जो हम जब तक ना पता चले, जब तक क्या सोचते हैं, जब हमें अचानक से पता चले तो हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाए कि हमारे बीच में इस तरह का जो आदमखोर रह रहा है इंसान के रूप में, और वो इंसानों का ही मांस खाता है, इंसानों का ही जो शरीर है उसको पका के खाता है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि कैसा मतलब महसूस होता है उस समय ऐसी चीज़ों को देख करके। अगर पुलिस इस मामले पर थोड़ा सा पहले गंभीर हो गई होती, जैसे जो गरीब लोग थे वो अपने बच्चों के लिए गए थे कि हमारे बच्चे नहीं मिल रहे हैं, बच्चे चले गए हैं, तो पुलिस मामले पर अगर पहले थोड़ी सी गौर की होती तो हो सकता था कुछ बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन पुलिस का भी थोड़ा सा काम करने का तरीका थोड़ा ढीला रहा।
जिसकी वजह से कुछ और बच्चे जो उसकी ये मान लीजिए बली मान लीजिए बलि चढ़ी है जिनकी बच्चों की, उनके माँ बाप पे क्या बीती होगी जब उन्हें पता चला कि उनके बच्चे का सर मिला है और उसका जो शरीर है उसको पका के खाया गया है। तो कितना मतलब दर्द वो अपने दिल में महसूस कर रहे होंगे। जब ये बात सुरेंद्र कोहली जो है इसके पिताजी और इसकी बीवी बच्चों को पता चली कि इस तरह की ये घटना करता है, तो उन्होंने भी कह दिया कि इसे जीने का कोई हक नहीं है, इसको फांसी दे दी जाए। क्योंकि इस तरह का जब इंसान हो जाता है तो उसकी क्रूरता की हदें पार हो जाती हैं। वो क्या सोचता है आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो क्या सोचता होगा जब किसी बच्चे को लेके आता है और उस बच्चे को मार के उसके हाथ पैर काट के गला काट के उसको पका के खाता है। क्या सोचता होगा उस समय, कितना क्रूर इंसान हो गया होगा वो। तो हादसों की हकीकत जो ये प्रोग्राम है इसका मतलब यह है कि जो घटना या जो समय दबे पांव आपकी तरफ आ रहा है उसका आभास पहले कर लीजिए, और आभास करने के बाद में उस पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ये छोटी छोटी बातें हम नोट करेंगे या इनको हम अच्छे से सोचेंगे, देखेंगे, इन बातों की गंभीरता को देखेंगे, या आने वाले समय में जो हम गलतियां कर रहे हैं उनकी गंभीरता को देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं हम जो इस तरह की घटनाएं हैं उनको कुछ हद तक कम कर सकते हैं। तो समय की नज़ाकत को समझिए, भापिए और सोचिए, यही कहने का मेरा तात्पर्य है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई सुझाव हो वो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस तरह की जो तमाम घटनाएं हैं उनके बारे में आपको हम लगातार जो है बताते रहेंगे। प्रोग्राम हमारा लगभग 7 बजे जाता है, तो हम कोशिश करेंगे कि ये टाइम पे जाए और आपको पूरी घटना की और जो इस तरह की चीज़ें उनकी जानकारी मिलती रहे। नमस्कार।